नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ है पुष्कर अवस्थी जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं पुष्कर अवस्थी जी का। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। जी दर्शकों, राम राम पुष्कर दा ने जरूर कहा, लेकिन भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। जब मैं नित नए प्रतिमानों की बात करता हूं तो जरा अपने सामान्य ज्ञान के घोड़े दौड़ाएं दर्शक। और ये अब तो गूगल भी है, जरा गूगल में भी सर्च कीजिए, क्या इसके पहले कोई ऐसा भारतीय राजनीति में उदाहरण मिलता है जहां का एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जो एक एजेंसी द्वारा एक अपराध में पहले ही जेल में बंद किया जा चुका हो, यानी जेल में हो, अदालत ने उसको न्यायिक हिरासत दे रखी हो, और उसी राजनेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही दूसरी सरकारी एजेंसी बाकायदे तिहाड़ जाती है, उस विचाराधीन कैदी उर्फ मुख्यमंत्री उर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल से यानी तिहाड़ से बाहर लेके आती है, राउज एवेन्यू कोर्ट लाती है और कोर्ट में योर ऑनर मीलाट के सामने प्रस्तुत करके कहती है कि सर, ये मुजरिम जेल में था, दूसरी एजेंसी के कस्टडी में था, लेकिन अब हमें इसकी कस्टडी की इजाजत चाहिए आपसे। और बाकायदे न्यायाधीश महोदय पूछताछ की पहले इजाजत देते हैं। और जैसा कि एजेंसियों का काम करने का तरीका है दर्शकों, एजेंसी के पास यह अधिकार होता है कि वो कब किससे पूछताछ करे और कब उससे पूछताछ न करे, कैसी पूछताछ करे। तो बाकायदे कोर्ट से परमिशन लेके पुष्कर दा अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ की, और पूछताछ के प्रतिफल में, जैसा कि एजेंसियों की कार्यशैली होती है कि साहब उनसे और ज्यादा खातिरदारी अगर अभी करनी है अरविंद केजरीवाल की सीबीआई को, तो उन्होंने बाकायदे अरेस्ट कर लिया। इस तरह का कोई उदाहरण भारतीय राजनीति में किसी मौजूदा यानी तात्कालिक समय में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद पर कायम रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ था। पुष्कर दा, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि साहब मोदी 3.0 में 240 भाजपा की सीट लेके एनडीए के भरोसे इस बार सरकार बनाए हैं। अब उनके कामकाज या उनके सरकार के कामकाज में कहीं कोई तेजी नहीं दिखेगी। हालांकि मैं इसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहूंगा कि सीबीआई क्यों पहुंच गई। अरे साहब, सीबीआई का केस ऐसे नहीं हुआ। सीबीआई ने बाकायदे राउज एवेन्यू कोर्ट में दादा कहा भी है कि देखिए, हम चुनाव के दौरान भी आ सकते थे, लेकिन हमने इंतजार किया, चुनाव वगैरह जब सब खत्म हुआ। और यहाँ ये कहना बड़ा महत्वपूर्ण है सीबीआई के वकील का कोर्ट में कि हम चुनाव में भी आ सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं अरविंद केजरीवाल को बाकायदे चुनाव प्रचार के लिए पेरोल दिया था। तो ऐसे में एक एजेंसी से अभी छूटे नहीं और दूसरी एजेंसी के हवाले हैं अरविंद केजरीवाल, बाकायदे रिमांड पर हैं। ऐसे में मोदी सरकार के उस कमिटमेंट, जो कि करप्शन से वो लड़ने की कमिटमेंट दिखा रहे हैं, चाहे मोदी पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, कहीं आप कोई उसमें डिरेलमेंट देखते हैं या उसमें उत्तरोत्तर प्रगति आप देख रहे हैं? केजरीवाल के बहाने मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है उसको मैं केजरीवाल से ही समझाऊंगा आपको कि बात आ रही है केजरीवाल की। केजरीवाल ने नित्य नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। जिस तरीके से राजनीति में उन्होंने नए नित्य मुकाम स्थापित किए, उसी तरीके से अपराध की दुनिया में या भ्रष्टाचार की दुनिया में भी वो एक नया मुकाम कर रहे हैं। इसमें जो है मोदी की सरकार उनकी सहायता इस तरह कर रही है कि जो कभी नहीं हुआ था वो हो रहा। जब आप निर्लज्जता की पराकाष्ठा पहुंच जाते हैं, जब आपने जो है एक राज्य के मुख्यमंत्री पद की, संवैधानिक पद की गरिमा को भी आपने तार कर दिया। आपने विलफुली जानबूझ के केवल अपने को, क्योंकि संविधान में कहीं लिखा नहीं है, और जो उन्होंने 48-50 करोड़ का जो शीश महल बनाया है अपना, उसको छोड़ना नहीं। उस दम्भ, उसमें और इस एक विरीचका में कि फिर समय पलट जाएगा, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया और एक तगमा लगा कि एक जो है सिटिंग मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के उसमें जेल के। तो उन्होंने उन्होंने ये भी कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि अपने प्रभाव का या अपने क्या कहना चाहिए प्रोसेस की जो कला उनके पास है कि स्वयं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो भौचक्का रह गया। उसने जो है जो बेल नहीं देनी थी वो भी बेल दे दी, और उसका यही दिया कि भाई चुनाव है। और वहीं पे जो है हमारे शिबू सोरेन झारखंड वाले,
वो बेचारे उनको नहीं, उनकी रद्द कर दी। तो जब इतने कीर्तिमान हेमंता आपने सोरेन, इकट्ठा कर शिबू लिया, सोरेन, शिबू सोरेन के लड़के हेमंता सोरेन, शिबू लड़के, सोरेन के हाँ जी, लड़के हाँ, सॉरी, हेमंता सोरेन की आप बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर अब दोबारा जेल चले गए जब चुनाव खत्म होने के बाद। अब जिस तरीके से आपने बताया कि सीबीआई आई और सीबीआई ने कहा कि हम इतने विशाल हृदय था हमारा, क्योंकि हमको सर्वोच्च न्यायालय की इको आ रहा है, इको आ रहा है, इको, हाँ। तो सर्वोच्च न्यायालय इतना उनसे प्रभावित है कि उनको चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए उनको जमानत दे देती है। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई ने बिल्कुल सही कहा कि हम इतने विशाल हृदय है कि हमें आपका जो है पक्ष मालूम था, इसलिए हमने चुनाव के दौरान आपको नहीं गिरफ्तार किया। अब आते हैं हम मोदी सरकार में, जो अब मूल प्रश्न। देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार ने अपने प्रथम काल में और द्वितीय काल में जो काम, जो उनकी अपने एक जो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिखाई थी, उसमें किसी को शक और शुबह नहीं। भले विपक्ष चिल्ला इसीलिए रहा था क्योंकि सबकी छलनी में इतने छेद थे, इतने छेद थे, उन्हें स्वयं मालूम है। तो उसमें जो है कोई भी कार्रवाई करेगी एजेंसी जो है, उसमें उनको फंसना है। अब द्वितीय काल में यह अंदेशा शुरू से लग रहा था कि क्योंकि 240-41 सीटें आई हैं और एक परसेप्शन मीडिया के द्वारा, विपक्ष द्वारा बनाया गया कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं, तो अब जो है फूक फूक के कदम रखेंगे। लेकिन जो घटनाएं पिछले 3-4 दिनों से हुई है, उससे स्पष्टतः ये समझ में आता है कि कम से कम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के निर्मूलन के लेके उनकी प्रतिबद्धता, उसमें कोई संशय नहीं है और उसमें कहीं डिगे नहीं। क्योंकि जब आप ये सरकार ये कहती है कि ये एजेंसी इंडिपेंडेंट काम करती है, सरकार का इसमें दखल नहीं है, तो फिर आपको ये मान लेना चाहिए कि सरकार का कोई दखल नहीं। जो एजेंसियां कर रही, कोई नया केस नहीं हो रहा है अवनीश, ये सारे केस जो है पहले के केस है। और केजरीवाल जी का तो मतलब यह है कि केजरीवाल जी का तो लगातार तिहाड़ और सुप्रीम कोर्ट चलता रहेगा, क्योंकि उनके भी तो केसेस के लंबी लंबी फहरिस्त है। बाकी जितने आप जो घोटाले में और राजनेताओं देखते हैं, कोई एक केस में होता है 1000 घोटाला कर लिया। जैसे आपका ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड वाला यंग इंडिया वाला केस है, उसी में जमानत पे भी 4-5 साल से जमानत में घूम रहे हैं। एक ही केस है ना। केजरीवाल जी ने यहां भी एक नया कीर्तिमान बनाया। वो कीर्तिमान है कि इनके खिलाफ 7 केस है, 7 में जांच चल रही। तो जैसे जैसे जांच पूरी होती जाएगी, वैसे वैसे नए नए केस आते जाएंगे। अभी केस इनका आया, अभी तो बहुत महाराज, इसमें तक लंबी पारी है। तो ऐसी जगह में मैं तो बहुत ही आशावान हूं कि केजरीवाल जी सबसे लंबे समय तक सिटिंग मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे जो जेल में रहे, और ये एक ऐसा तगमा ले दे रहे हैं कि कोई भारत का राजनीतिज्ञ इस तगमे को हासिल करने का प्रयास नहीं करेगा। क्योंकि जो है इससे देश की गरिमा जाती है, संविधान की गरिमा जाती है, और स्वयं राजनीतिज्ञों जो की गरिमा, बड़ा प्रशिक्षण ऑलरेडी लगा हुआ है, वो भी लगती है। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की तृतीय पारी अभी कुछ और दिखाने वाली है और दिखाएगी। और एक चीज तो अभी मानना ही पड़ेगा कि जब आपके पास कंफर्टेबल जो तथाकथित 272 सीटें नहीं है आपके पास, और ये एक आपका विपक्ष को जो है, जो कि विपक्ष जिसके सबसे बड़ी पार्टी 100 भी नहीं पा पाई, 99 पर अटक गई, और अपनी शर्मनाक लगातार तीसरी हार को एक विजेता के रूप में मना रही। तो ये सबसे खतरनाक सिग्नल होता है सत्ता पक्ष जो रहता है। सत्ता पक्ष जो है फिर वैसे ही उसी स्तर पे आके खेलता है जिस स्तर पर विपक्ष खेल रहा है। आज जो है वो और अपनी, आप समझ लीजिए कि अपनी धार जो है और मजबूत करेंगे और उसको उसमें जो है लाएंगे, और कहीं से भी कुछ चुकने वाला मामला नहीं। इसका एक प्रमाण दे रहा हूं। क्रिटिसिज्म हुआ, मैंने भी क्रिटिसिज्म किया कि मोदी के तृतीय काल में कोई परिवर्तन नहीं आया, वही मंत्री, वही विभाग, सब कुछ वही, यहां तक स्पीकर भी। लेकिन
जब ओम बिरला जी ने अपनी पारी स्टार्ट प्रारंभ की कल लोकसभा में प्रथम दिन की, तो जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उससे स्पष्ट है कि सदन का व्यवहार वो नहीं रहेगा जो पिछले 5 साल के 10 साल रहा। ओम बिरला भी वो व्यवहार एज ए स्पीकर नहीं करेंगे जो पहले किया, क्योंकि उस पर उन पर आक्षेप भी लगता रहा। हम लोग जो है उस पर जो है नकारात्मक टिप्पणी भी करते रहे कि उनको जो है एक उन्मादी अराजक विपक्ष को जो है उन्होंने ठीक से डील नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से पहले दिन जो उन्होंने अपनी एक गाथा लिखी है, जो टिप्पणियां की है, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, इसके मतलब यह है कि वो ज्यादा दमदार तरीके से आए हैं। तो मैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की कार्रवाई की जो हुई है उसको मैं जो है प्रतिबिंब कहूंगा मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तृतीय काल। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए ना, आपने वो बात आखिर कही दी कि ना तो मोदी 3.0 में उनके मंत्रिमंडल में कोई बदलाव दिखाई दिया है, यहाँ तक कि स्पीकर में आ जाइए। दूसरा, न उनके कामकाज करने की शैली में कोई अंतर दिखाई दे रहा है। और ये तो जग जाहिर बात है कि ऐसा थोड़ा ही है कि सीबीआई का वो मुकदमा जो है, जिस केस में टांग के ले आई है वहां तिहाड़ से केजरीवाल जी को, ये 4 जून के पहले 4 जून के बाद का कोई मुकदमा थोड़ी ना है। अरे साहब, आपने कर्म ऐसे किए हुए हैं इतने उच्च। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जितनी राजनीति करनी थी भारत में, वो राजनीति कर ली है। मुख्यमंत्री वो है ही हैं। अब मेरे ख्याल से उनका एक तिहाड़ और जेल और किए गए अपराध और उसकी सजा और उसकी कार्रवाई, ये भी ये भारत जो है लगातार देखेगा। और मजे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल केवल भूतपूर्व राजनेता उर्फ अपराधी नहीं, वर्तमान राजनेता, वर्तमान मुख्यमंत्री और अपराधी की बात करेंगे। तो ये भी एक नया अध्याय है, नया टेस्ट है कि किस तरीके से एक ही समय एक व्यक्ति अपराधी भी होता है, उसी समय वो व्यक्ति एक राज्य का, आधे राज्य का, नगर पालिका कह लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो होता ही है, कम से कम शीश महल में रहता है। यानी राबड़ी देवी का कल्चर ये खत्म किया। मुझे लगता है कि हम सबको मिलके केजरीवाल जी को ये श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी कल्चर इस देश ने जो देखा था, खड़ाऊ शासन, हालांकि खड़ाऊ शासन तो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह से भी चलवा के दिखवा दिया, ये अलग बात है। एक चीज जो आपने कहा ना कि इस बार विपक्ष बहुत ज्यादा अपने आप को तेवर में महसूस कर रहा है और इस तरीके का व्यवहार कर रहा है जैसे सत्ता उसके पास बन गई हो, तो उसकी एक वजह है पुष्कर दा। 99 सीट भले आई है। आप ये बताइए, यूपीए 1 में जब ये सरकार चला रहे थे, यूपीए 2 में ये सरकार चला रहे थे, तो कांग्रेस की कितनी संख्या थी? कभी 140, कभी 145 के आसपास, इतने ही तो सांसद थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये सत्ताई उन्माद वहां से आ रहा है। और शायद ये समझ रहे हैं कि भाई 99 पर हम लगभग सत्ता में आ गए हैं, जब 140-45 के आसपास के आंकड़े के साथ हम यूपीए 1 चलाते रहे, यूपीए 2 चलाते रहे। लेकिन यहीं पर एक बात आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका मैं विश्लेषण अगले 5 मिनट में करूंगा, आपसे करवाना चाहूंगा। आपने जो एक बात कहा ना कि जब मामला बराबर का है, कहां तो मोदी 303 और 400 पार थे एनडीए। तो एक होता है कि आदमी जब बड़ा कंफर्टेबल रहता है तो छोटे मोटे चूहों को कहता है अच्छा ठीक है यार, ओके फाइन फाइन, अच्छा चलो। जैसे मार्केट में या सड़क पर एक बड़ी बीएमडब्ल्यू और वो लेके कोई चले, तो अगर ऑटो वाला कोई बदतमीजी कर देता है तो कहता है कि ठीक है यार, और नैनो वाले से वो करके दिखाए ऑटो वाला, वो तुरंत गाड़ी रोकेगा और उसकी कॉलर पकड़ेगा ऑटो वाले को और लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो यहां पर आपने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही ना कि इस बार जो मोदी के साथ नंबर्स की अनकंफर्टेबिलिटी है, ये सरकार के उस तेवर को दिखाएगी कि अगर जरा सी भी बदतमीजी की तो तुम 99 हो, बड़ा हल्ला कर रहे हो, तुम्हारी कॉलर पकड़ेंगे। यानी जैसे को तैसा, अगर तुम जात दिखाओगे तो सरकार भी जात दिखाएगी। इस लिहाज से अभी क्या क्या होते हुए आप आगे देख रहे हैं, क्योंकि संसद का पहला सत्र और वहीं से लॉलीपॉप की तरह एक बुकलेट लहराना शुरू हो गया। और इस बार तो नेता विरोधी दल भी हो गए हैं, तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि वो नेता विरोधी के दल के तौर पर किस तरीके से काम करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि नेता विरोधी दल बनना राहुल गांधी ने इसलिए स्वीकार किया है, कहीं वो ये फील तो नहीं ले रहे हैं आंख बंद करके कि मैं प्रधानमंत्री हूं, केवल साइड बदल गई है। तो कुल मिला के सत्ता का चरित्र विपक्ष के चरित्र से इस बार कहां कहां और किन किन मौकों पर, किन किन विषयों पर
बिल्कुल सतह की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देगा। आपका क्या आकलन है? देखिए, मेरा आकलन इसमें यह है कि जैसे कि हम लोग मोदी जी के 2 काल देख चुके हैं जिसमें विपक्ष जो है कमजोर रहा, कम था। यहाँ तक कि जो है नेता विपक्ष का भी जो है पद के लायक भी नहीं था। तो उसमें जो है इतनी लीड थी कि और भारत की उतनी समस्याएं भी थी कि पूरा कंसंट्रेशन जो है कह लीजिए कि उनको बड़ा रिलैक्स थे। मोदी का जो शासन करने का तरीका था कि वो जो बेसिक्स गड़बड़ थी भारत की अर्थतंत्र की या और तंत्र की, उसको ठीक करने में उनको लगा अच्छा इनकी संख्या बढ़े थी, चिल्लाते हैं संसद में जो है नहीं चलने देते, कोई बात नहीं, हम तो अपना काम कर ही ले रहे हैं, निकाल ही दे रहे हैं, तो हम कम से कम ये अपना निगेटिव करते हैं, हम अपना जो है अपना नींव जो है मजबूत करते हैं। कृतिक काल में इसीलिए उन्होंने बड़ा उनको विश्वास था कि हम कंफर्टेबल व्यापार में उस पर आएंगे मेजोरिटी से, हमें इतने काम कर करेंगे। उन्होंने अपना जो शुरू के जो झटका लगा, सोच बदली, और उन्होंने इसीलिए पहला काम यही किया कि ये विपक्ष को दिखाने के लिए, परसेप्शन देने के लिए कि हम में कोई बदलाव नहीं है। ये उन्होंने एक चेहरा दिखाया, जो पहले था वैसे ही है, 2 और 3 में कोई अंतर नहीं है, पहले उन्होंने स्थापित किया। क्योंकि यदि उसमें उनको लगता कि यदि इस विपक्ष के चेंज करते तो विपक्ष जो है किसी का भी बदलते तो सब में क्रेडिट विपक्ष लेता ये कि हमने प्रहार किया था इसलिए जो है घबरा गए, मोदी कमजोर हो गए। लेकिन विपक्ष ये नहीं समझ पाया कि जो मोदी जी दिखा रहे हैं ये कुछ करना भी होगा तो 6 महीने 8 महीने बाद कर ले। अभी वो केवल टाइम बाइंग में, उसका पहला आपको जो है कहना चाहिए ट्रेलर आपको सदन में लोकसभा स्पीकर के चुनाव से पता लगा कि जब ये अटके थे कि कोई सुरेश पकड़ लाए थे तो उसको बनाना है, हम चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी स्पीकर का पद भी चाहिए हमको, दोनों ही धराशायी। डिप्टी स्पीकर का कोई संवैधानिक पद है नहीं, मानने से मना कर दिया उन्होंने, तो ये दिखा दिया हम स्टैंड कर। और ओम बिरला जो कि बड़े सज्जन किस्म के व्यक्ति हैं, पिछले 5 साल जो है जो उन्होंने लोकसभा चलाई थी उसमें जो है उनपे सत्ता पक्ष वाले ही नाराज इसीलिए होते थे कि विपक्ष को ढील नहीं करते, उन्होंने तेजी दिखाई। ठीक है, तो ये तेजी जो है वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आई, प्रधानमंत्री के प्रतिबंध के रूप में आई। दूसरा, आप भी समझते हो कि यदि आप 100 किलो के पहलवान हो और सामने 30 या 35-40 किलो का पहलवान होगा तो पहलवान कितना अपना एनर्जी वेस्ट करेगा भाई? वो तो जानता है जिस हद तक चलेगा पटक देगा ठीक हो जाएगा। अब पहलवान है 100 का और विपक्ष हो गया 70-60-70 का। अब ऐसा है तो इसमें तो फिर जो है कोई अच्छा, यदि वो 30 वाले को मारता तो जनता दुनिया में जगहसाई होती, अरे बड़े तुर्रम कहां बने हो, वो तो वैसे ही पिद्दी पिद्दी का शोरबा तुमने क्या कर। अब ठीक है क्योंकि अब तुम भी फूल रहे हो, भले हो तुम 40-50 किलो के, लेकिन अब अपना सीना फुला के पेट फुला के और लेके जो है बता रहे हो तो हम 70 किलो के हैं और 70 किलो कुश्ती में कुश्ती भाग ले रहे हो, तो भाई साहब इसके अंदर होगा मल्ल युद्ध होगा, इसके अंदर जिस स्तर पे विपक्ष खेला खेलना चाहेगा वैसे ही होगा और अपनी धार बिल्कुल किसी तरह कमजोर नहीं होगी, ये स्पष्ट समझ में आ गया है। और दूसरा एक चीज और है, यदि यदि आपने अपनी धार कम की तो आप पे प्रश्न, आप पे कमजोरी का प्रश्न चलने लगेगा। यदि आपका जो है जिस तरह पहले भी शासन करते रहे, जिस तरीके से आप भ्रष्टाचारियों को सजा देते रहे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय छोड़ देता है, सर्वोच्च न्यायालय को राह देता है, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं ले जा पाएंगे उनको। ये अधिकार तो आपका है और सब कुछ है। जैसे आपने देखा जगहसाई हुई कि नहीं, जब केजरीवाल को बेल मिली और जब ऑर्डर पढ़ा गया तो उसे पता लगा कि जज साहिबा जो है वो इतनी ही अनुग्रहित थी कि उन्होंने जो है ईडी के पेपर तक नहीं पढ़े और लिख भी दिया। तो जहां पर इस तरह के सम्मोहन शक्ति केजरीवाल के पास है या विपक्ष के पास है और न्याय पालिका जो है स्वयं उससे मंत्रमुग्ध होने को तैयार बैठी है, तो ऐसे में एक ही काट है कि एक पकड़ा एक छोड़ा, एक पकड़ा ठीक है, तुम डाल हम पाल पाल, सीधी बात ये है। और ये होता रहेगा लंबे समय के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के रूप में, एक कैदी के रूप में तिहाड़ जेल में अपना विश्राम करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और इसी के साथ कम से कम मोदी 3.0 में सारे भ्रष्टाचारियों को ये संकेत मिल गया कि भैया ऐसा है 240 से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है
गाड़ी तो भाई वैसे ही चलाएगा जैसे मोदी 1 में चले, जैसे मोदी 2 में चले। तो ये एक संकेत भी है, एक ये बहुत अच्छा मैसेजिंग भी है। और मजे की बात यह है कि भाई या तो आप कह लीजिए कि एजेंसियां सरकार के कब्जे में है, तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि भैया ये सारा कुछ कांग्रेस के समय के अगर जो मुकदमे हैं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूं, अगर कांग्रेस के समय के मुकदमे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस ने कराए थे। तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि मोदी 3.0 में केजरीवाल साहब को, मतलब मुझे हंसी आ रही है कि किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है जेल से लाके। अरे भैया, मतलब बोनस पर बोनस होता है ना, कि जैसे सूद पर सूद आप खा रहे हैं। ये बंदा ऑलरेडी एक मामले में एक एजेंसी ने ठूस रखा है तिहाड़ में। अवनीश, मेरी जी। परिकल्पना ये थी कि जो है जेल का गेट खुलेगा, केजरीवाल बाहर निकलेंगे और धरा लेंगे, लेकिन ये तो 2 हाथ आगे निकला। उनको ये जहमत भी नहीं दी कि आप गेट खोल के बाहर निकलिए, हम अंदर ही से स्वागत करते हैं आपका। मतलब आप ये सोचिए, सरकारी जगह से सरकारी गाड़ी में सरकारी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल एक सरकारी मुख्यमंत्री लाए गए, सरकारी एजेंसी सीबीआई द्वारा। और सरकारी मिलाड ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इनको अपनी कस्टडी में रखिए। और सीबीआई फिर उनको सरकारी सीबीआई हेडक्वार्टर पे या जहां भी पूछताछ वाली जगह पे लेके चली आई। तो इसको कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकारी पद यानी चीफ मिनिस्टरशिप नहीं छोड़ना चाहते तो उनका सब कमवा सरकारी हो रहा है सर। उनकी गिरफ्तारी भी सरकारी जगह से हो रही है। वो अभी तक प्राइवेटली है ही नहीं है। और इसको कहते हैं कि वह व्यक्ति अगर सत्ता भोग रहा है संवैधानिक तरीके से, तो भारत के संविधान के तहत ही वो अपने किए की सजा भी भुगत रहा है सरकारी तौर पर। ये क्या शानदार उदाहरण है। कम से कम भारतीय राजनीति में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। और मैं तो दादा, मुझे माफ करिएगा, दर्शकों आप भी माफ करिएगा, मैं तो अब ये मानने को तैयार हो गया हूं कि वाकई अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति बदलने आए थे और उन्होंने बदल दिया। बदल दी, क्या बदला है बिल्कुल साहब। बदल बस अरविंद बदल केजरीवाल की कुंडली में एक ही दोष हो गया कि उनका राजनीतिक जन्म तब हुआ जब नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। तो एक ही कुंडली में उनके खराबी है। अदरवाइज तो उस व्यक्ति ने, आप सोचिए कितने इस देश में आईआरएस है, कहां कहां पड़े हुए हैं। अरे भाई ठीक है, 10-20 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करके कमा लिया होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आप सफर देखिए ना। तो यहां पर यह बात बिल्कुल साफ तौर पर नजर आती है दर्शकों कि मोदी 3.0 कहीं से भी न एक दो के अलग नहीं है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस बार कमिटमेंट दिखाई है और शुरुआत जिस हिसाब से की है, ऐसा लग रहा है भाई गाड़ी उसी तरह चलाएगा जैसे 2014 से ये गाड़ी चलती आई है। हालांकि विपक्ष बार बार इस बात की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है विपक्ष अपने लोगों का समाचार कम हो रहा, इकट्ठा कर रहा है। वो इस पर ज्यादा ध्यान लगाए हुए कि आज चंद्रबाबू नायडू जी ने नाश्ते में क्या खाया, नीतीश कुमार जी ने आज किस रंग की जैकेट पहनी। तो उनकी आस वहीं पर है। और यहीं पर हंसी आती है उस विपक्ष पर जो कि इतना नाकारा और इतना बेशर्म हो चुका है कि 240 वाले को कह रहा है कि कमजोर सरकार, और यूपीए 1 यूपीए 2 में तुमने इतिहास बनाया 150 के आसपास सीटें लेके। क्या बात करते हो साहब। तो कुल मिला के दर्शकों, ये था अरविंद केजरीवाल के बहाने वर्तमान भारतीय राजनीति और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का विवेचन जिस तरीके से हम लोगों ने करने का प्रयास किया। क्योंकि हम हैं, हम खुद भी आईना देख रहे हैं। और ये वो राष्ट्रवाद है जिसने 240 और तीसरी बार नेहरू की बराबरी करने के बाद भी ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। उत्तर प्रदेश में अभी भी खराब प्रदर्शन को लेके मीमांसाएं चल रही हैं। हम ही लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। कई दर्शकों ने भी दादा नीचे कमेंट कर रहे हैं कि अरे आप लोग तो मत बदलिए, आलोचक मत होइए। ये आलोचना नहीं है, बिल्कुल आलोचना नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अब अपने कील काटे चेक उसी तरह करने पड़ेंगे। तो एक ये पुष्करदा विश्वास और भरोसा बढ़ता है जब संसद को पहले सत्र को चले हुए 18वीं लोकसभा के कुछ ही दिन हुए हैं कि नरेंद्र मोदी अपने उसी तेवर में दिखाई दे रहे हैं और जिसके सबसे बड़े उदाहरण बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल साहब, मुझे लगता है कि सत्ता आपको जितनी भोगनी थी वो आप भोग चुके, सत्ता अब भी आप भोग रहे हैं, लेकिन उसी के साथ अपने किए गए कर्मों की सजा भी आप यहीं भुगत के जाएंगे। दिल्ली वाले ही देखेंगे। और पानी दिल्ली वालों को आप क्या देंगे, आपकी आंखों में अगर जरा सा शर्म का पानी बचा हो तो आतिशी को समझाइए और ये कहिए कि प्राण न त्यागो, कहीं कुछ कर सकते हो तो वो करो। अभी दिल्ली सूखे से मर रही है, बमुश्किल से 24, 48, 72 घंटे दिल्ली बाढ़ से मरेगी। ये भी दिल्ली देखते हैं, दिल्ली का प्रारब्ध है। पुष्करदा, आपने हमें सुबह सुबह इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ अर्थश्री
अरविंद केजरीवाल का था। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। राम 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 भैया।